हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सभी का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सब फ्रेंड्स, आइए आज हम स्विच गियर के स्विच आइसोलेटर और फ्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। मैं लाइव आ रहा था बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं ज्यादा समय तक पढ़ा नहीं पा रहा, कंटिन्यू लाइव नहीं रह पा रहा। इस कारण सभी मैं रिकॉर्डेड करके और जितने ज्यादा जल्दी हो सके उतने हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें। समय कम है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश ये करूंगा कि जितने मैं ज्यादा कर सकता हूँ रिकॉर्डेड और जितना लंबा वीडियो बना सकता हूँ हो सके मैं एक एक चैप्टर के 2 से 3 वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर कर लूंगा, ताकि हमारे पास अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके। ठीक है, तो हमने इसके स्टार्ट करे थे, कुछ क्वेश्चन को कर लेते। इसके वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। ठीक है, समथिंग इसमें 10 से 12 क्वेश्चन कर लेते। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 119 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या देखना है हमें? करेक्ट आंसर देखना है। तो निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? जब आइसोलेटर खुला हो तभी अर्थिंग स्विच को बंद करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला है द अर्थिंग स्विच सेल क्लोज ओनली व्हेन द आइसोलेटर इज ओपन। ठीक है, एंड हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? द लाइन आइसोलेटर सेल क्लोज ओनली व्हेन द corresponding सर्किट ब्रेकर एंड अर्थिंग स्विच आर ओपन। अर्थिंग स्विच आर ओपन। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? ये हमारे पास दोनों की दोनों सही। देखो, लाइन आइसोलेटर तभी बंद होगा जब संबंधित सर्किट ब्रेकर और आर्थिक स्विच कैसे रहना चाहिए? ओपन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो बंद होगा। तो ये बात ध्यान रखना। और फर्स्ट वाला क्या बोला था? जब आइसोलेटर खुला होगा तभी आर्थिंग को हम बंद करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेगा आप कि दोनों हमारे पास क्या है? सत्य है। आइसोलेटर खुला हो तभी अर्थिंग स्विच को क्या करना है? बंद करना चाहिए। और लाइन आइसोलेटर तभी बंद होगा जब संबंधित सर्किट ब्रेकर और इसमें अर्थिंग स्विच खुले हो, तो वो क्या होगा? बंद होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट इसमें भी हमारे पास स्टेटमेंट दिया है दो। इसको देखते हैं। आइसोलेटर स्विच का उपयोग हमेशा निर्भर पर कैसे? नो लोड पर और विद्युत परिपथ को खोलने हेतु किया जाता है। ठीक है, ये बात सही है। द आइसोलेटर स्विच इज ऑलवेज यूज टू ओपन द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द नो लोड कंडीशन में। ठीक है, तो ये बात सही है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट हमारे पास द आइसोलेटर यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग चार्जिंग करंट। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या है? प्रयुक्त आइसोलेटर चार्जिंग धारा को तोड़ने में सक्षम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है और इसमें से हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारे पास दोनों की दोनों राइट रहेगा। इसमें हमें स्टेटमेंट वाला, आज के समय में जो हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम उन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन में आइसोलेटर चार्जिंग धारा को क्या करता है? ब्रेक करने में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द आइसोलेटर कैन नॉट बी ओपन अनलेस द oscillated circuit breaker is dash and the circuit cell dash only after all the isolator associated have been closed। आइसोलेटर तब तक खोला नहीं जा सकता जब तक कि संबंध सर्किट में वियोजक क्या होगा? हमारे पास खालिस्तान हो। और परिपथ में वियोजक केवल तभी होना चाहिए जब भी आइसोलेटर बंद हो। तो कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान रखना। आइसोलेटर जब हमारे पास तब खोला क्या है? जब तक खोला नहीं जा सकता, तब जब हमारे पास सर्किट ब्रेकर ओपन हो तब। ठीक है, और सर्किट ब्रेकर तभी हमारे पास, अगर हमारे पास सर्किट ब्रेकर क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, तब हम आइसोलेटर को बंद कर सकते हैं। क्या होगा? क्लोज होगा तो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइसोलेटर को पहले ब्रेकर को ओपन करेंगे, उसके बाद हम आइसोलेटर को क्या करेंगे? खोलेंगे। ठीक है, आइसोलेटर को उसके बाद हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। as per safety normals, which of the following condition should be fulfilled for the selection of
करेक्ट कैपेसिटी फ्यूज क्या है? सुरक्षा मापदंड के अनुसार सही क्षमता वाले फ्यूज के चयन के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होना चाहिए? तो उपकरण के बजाय फ्यूज को सुरक्षित रखें। और बी वाला क्या है? आदमी और मनुष्य मशीन को खतरे। या सी वाला क्या है? अलाउ एक्सेस करंट फ्लो। या प्रोटेक्ट इक्विपमेंट अगेंस्ट ओवर करंट। तो ये हमारे पास फ्यूज क्या करता है? तो डी वाला राइट रहेगा। ठीक है, क्या करता है हमारे पास ये फ्यूज? हमारे पास ये हमारे पास ओवर करंट से हमें प्रोटेक्ट करता है और साथ ही मशीन को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा लाइव वायर में इसको हम लगाते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित रहता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है, क्या है? स्विचिंग डिवाइस का कार्य भी करता है ये। ठीक है, स्विचिंग डिवाइस का काम भी ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास से देखिए, अगला क्वेश्चन है पावर सिस्टम का क्षेत्र जहां दिशात्मक अतिधारा रिले अपरिहार्य है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? द डोमेन ऑफ पावर सिस्टम वेयर डायरेक्शनल ओवर करंट रिले इज इंडिस्पेंसिबल आर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? समांतर फीडर की सुरक्षा के मामले में और रिंग मैन फीडर की सुरक्षा के मामले में। ठीक है, दोनों हमारे पास राइट होगा। तो पावर सिस्टम में क्या होगा? हमारे पास समांतर फीडर की सुरक्षा और रिंग मैन फीडर की सुरक्षा के मामले में दिशात्मक ओवर करंट रिले करते हैं। ठीक है, और दिशात्मक ओवर करंट, डायरेक्शनल ओवर करंट रिले ओवरलोड पर एक निश्चित दिशा, ओवरलोड पर एक निश्चित दिशा में शक्ति प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्रचालित होती है। ठीक है, प्रचालित होती है तथा प्रचालन तभी संभव है जब दिशात्मक तत्व में पूर्व निर्धारण मान की दोष धारा प्रवाहित हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टिव डिवाइस? तो कौन सा प्रोटेक्टिव डिवाइस है? प्रोटेक्टिव डिवाइस तो हमारे पास क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस की बात कर रहे हैं तो फ्यूज। ठीक है, और यहाँ पर कंडेंसर और रिले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा? प्रोटेक्टिव डिवाइस हमारे पास कौन सा है? फ्यूज। ठीक है, ये क्या होता है? हाई करंट के विरोध में केबल या फिर उपकरण की रक्षा के लिए हमारे पास क्या करते हैं? श्रेणी में उसको हम संयोजित करते हैं। ठीक है, फ्यूज एक मेल्टिंग पाइटस का लो रहता है, कंडक्टिविटी हाई रहती है और उसका एम्पियर रेटिंग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ स्टैंडर्ड ड्यूटी कार्टिस फ्यूज इज। तो ये हमारे पास कार्टिस फ्यूज की हमारे पास मानक ड्यूटी कार्टिस निकालना है। तो इसका हमारे पास रहता है 1.45 के आसपास रहता है। तो ये वाला बी वाला आएगा राइट इसका। ठीक है, तो कार्टिस फ्यूज की फ्यूजिंग फैक्टर, इसकी फ्यूजिंग फैक्टर आपको निकालना है। और फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे रेटेड करंट। क्या है? मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे रेटेड करंट। और ये हमारे पास फ्यूजिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 रहता है, एक से ज्यादा रहता है। और कार्टिस फ्यूज की हमारे पास इतनी रहती है, 1.45 रहेगी। क्या रहेगी? 1.45 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग आर यूज्ड इन कंट्रोल सर्किट? नियंत्रण क्या है? नियंत्रण परिपथ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो क्या हमारे पास निम्न किटकेट फ्यूज, कार्टिस फ्यूज, रिवाल्वर फ्यूज या कॉपर? ठीक है, इसमें बोल रहा है कंट्रोल में। ठीक है, यूज फॉर कंट्रोल सर्किट में किस प्रकार का फ्यूज हम यूज करते हैं? कंट्रोल सर्किट में तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम कार्टिस कंट्रोल का कार्टिस फ्यूज का यूज करते हैं। किसका? कार्टिस फ्यूज का। कार्टिस फ्यूज में प्रयुक्त पूरक पदार्थ क्वार्ट्ज और सेंड चाक पाउडर होती है इसमें। ठीक है, और इसके सिरे कैसे? ब्रास के बनाए जाते हैं। किसके? ब्रास के। एचआरसी फ्यूज में कार्टिस फ्यूज का ही विकसित रूप होता है। एचआरसी फ्यूज क्या है? कार्टिस फ्यूज का एक विकसित रूप है। और इसका फुल फॉर्म हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी है। क्या है? एचआरसी फ्यूज का हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूज डेट हैव ए हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी एंड डेट आर अवेलेबल इन रेटिंग फ्रॉम 2 to 1250 एम्पियर इज।
तो वे फ्यूज जिनकी टूटने की क्षमता उच्च होती है, कैसी है, उच्च रहती है, वो 2 से 1250 एम्पियर की रेटिंग में उपलब्ध रहते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा रहेगा, तो इसमें हमारे पास कौन सा रहेगा, यहाँ पर हमारे पास रहेगा लिंक टाइप एचआरसी कार्टिज फ्यूज रहेगा। कौन सा रहेगा, लिंक टाइप एचआरसी कार्टिज फ्यूज रहेगा। लिंक प्रकार के एचआरसी कारतूज फ्यूज की टूटने की क्षमता उच्च होती है। ये 2 एम्पियर से 1250 एम्पियर की रेटिंग में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, इस तक हमें उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो एचआरसी फ्यूज कारतूज फ्यूज का ही एक विकसित रूप होता है। क्या है, एक विकसित रूप होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, एक विकसित रूप होता है, इसको ध्यान रखना। इनकी विदारक क्षमता, इनकी विदारक क्षमता 66 केवी से 66 केवी से कितने रहेगी, इसकी विदारक क्षमता 66 से हमारे पास कितने हो जाएगी, 50 मेगा, क्या हो जाए, मेगा वोल्ट एम्पियर रहते हैं, मेगा वोल्ट एम्पियर तक होते हैं। यह लघुपतित दोष के दौरान एक निश्चित समय तक उच्चतम धारा प्रवाह करती है। ठीक है, तो देखो फ्यूज का कार्य क्या रहता है, ये कार्यकारी धारा को सुरक्षित रूप से सफलतापूर्वक उसमें से जाने देगा। ठीक है, ट्रांसफर करेगा। लेकिन जैसे ही करंट का मान बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, पिघल कर उसको डिस्कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका फ्यूजिंग फैक्टर अगर आप निकालोगे तो फ्यूजिंग फैक्टर होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे हमारे पास रेटेड करंट, और इसका मान 1 से ज्यादा रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेरिट ऑफ फ्यूज। ठीक है, फ्यूज का गुण नहीं है, मेरिट ऑफ फ्यूज। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा नहीं है, ये पूछा हमें। ये बिना शोर के भारी शॉर्ट सर्किट करंट को बाधित करता है। इंटरप्ट इनरोलमस शॉर्ट सर्किट करंट विदाउट नॉइस, तो ये बात तो हमारे पास सही है। ठीक है, और रिवाइलेबल एंड रिप्लेसिंग फ्यूज आफ्टर ऑपरेटिंग कंज्यूमर मीन, क्या है, मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम, क्या है, ऑपरेशन के बाद फ्यूज को रिवाइव करना या बदलना कम से कम समय लेता है। ठीक है, और इसका धारा सीमित प्रवाह होता है, करंट लिमिट प्रवाह होता है। तो यहाँ पर सीमित समय लेता है, ये बात हमारे पास इसमें गलत आएगी, ये वाले। ठीक है, ये धारा सीमित प्रभाव रहता है, यानी करंट लिमिटिंग इफेक्ट पे काम करता है, बहुत सही है। और सुरक्षा का सबसे सस्ता, इट इज द चीपेस्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, प्रोटेक्शन डिवाइस में क्या है, चीपेस्ट टाइप है। ऑपरेशन के बाद ही फ्यूज को पूर्ण लगाना या बदलने में कम समय लगता है, ये फ्यूज गुण नहीं है। ठीक है, तो ये बिना शोर के शॉर्ट सर्किट को क्या करेगा, हमारे पास इसको बाधित को अलग करेगा। ठीक है, सीमित धारा पर वर्क करता है, ये सुरक्षा का सबसे सस्ता और शीघ्र प्रचालन में वर्क करता है। ठीक है, कैसा है, शीघ्र प्रचालन में वो कैसा करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, तो वेयर डू वी यूज हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी कार्टिज फ्यूज। तो उच्च विदारक क्षमता वाले कार्टिज फ्यूज का उपयोग कहां पर करते हैं, तो इसका यूज हम फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट, कहां पर, ओवर करंट में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वोल्टेज के सर्ज के विरुद्ध में तो नहीं करते हम, और ओपन सर्किट के विरुद्ध में भी नहीं करते, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओपन सर्किट के विरुद्ध में भी नहीं। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट के विरुद्ध में नहीं, ओवर करंट के विरुद्ध में करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेगा, ये हमारे पास कार्टिज फ्यूज रहता है हमारे पास कितना, 66 केवी से 500 एमवीए तक होता है। ठीक है, सर्वोत्तम विशेषता ये है कि शॉर्ट सर्किट के फॉल्ट के दौरान क्या होगा, एक निश्चित समय तक ये उच्च धारा प्रवाहित करेगा, लेकिन अगर वो वहां पर ये शॉर्ट सर्किट क्लियर नहीं होता तो वो क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फ्यूज करंट आई एंड डायमीटर डी द वायर वेयर के इज फ्यूज कॉन्टेक्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा आई बराबर होता है के डी 3/2 या फिर के डी 1.5। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे पास बी वाला राइट ऑप्शन रहेगा। कौन सा, बी वाला, कौन सा रहेगा, बी वाला। ठीक है, तो ये फ्यूज का क्या है, स्थिरांक कांस्टेंट है। फ्यूज तार के पदार्थ की अगर हम प्रकृति के बारे में देखते हैं, तो लेड हमारे पास इसका के का मान कितना रहता है, लेड का 340, और टीन का 405.5, आयरन का 777, और कॉपर का इससे ज्यादा, और एल्यूमिनियम का ये उससे कम रहेगा। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कॉपर का इसमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम इसमें। देखो नेक्स्ट, फॉर ए गुड फ्यूज द वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर। तो व्यू कैसे रहते हैं हमारे पास, अच्छे फ्यूज की वैल्यू फ्यूजिंग फैक्टर कैसे होनी चाहिए, तो ये हमारे पास रहेगी मोर, कितना, 1, ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमेशा एक से ज्यादा होनी चाहिए। क्या है, फ्यूजिंग फैक्टर की बात कर रहा। ठीक है, एक से ज्यादा होना चाहिए। एक अच्छे फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान एक से ज्यादा होता है। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होगा, मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे करंट रेटिंग ऑफ फ्यूजिंग एलिमेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फ्यूजिंग करंट क्या होता है हमारे पास, मिनिमम फ्यूजिंग करंट। तो करंट का वो न्यूनतम मान जिसके ऊपर फ्यूज क्या होता है, मेल्ट होता है। मेल्ट यानी कि वो गल कर टूट जाता है। ठीक है, पिघल कर टूट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजिंग करंट। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें। अब देखो, करंट रेटिंग की बात करते हैं। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज, करंट का वह अधिकतम मान जिसके ऊपर फ्यूज क्या रहता है, मेल्ट नहीं होता है। जिस पर देखो, मान लो इस तक 100 तक ये क्या होगा, अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन 100 से जैसे हम 110 करेंगे, 105 करेंगे, तो क्या होगा, वो गलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रेटिंग उसकी मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, अधिकतम मान जिस पर करंट क्या होता है, ये फ्यूज उसमें वर्क कर सकता है। फ्यूज की रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट लो होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी कैसे होना चाहिए, लो, और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए। फ्यूज लेड टीन के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात याद है। कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, निम्न में से कौन सा फ्यूज की रेटिंग को दर्शाने का सही तरीका है, दर्शाने का सही तरीका। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा भाई, इसमें एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर इसकी रेटिंग रहती है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, लेड और टीन का हम इसका यूज करते बनाने के लिए, और अतिरिक्त चांदी, जस्ता, एल्यूमिनियम, एंटीमनी का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, बैटरी की दक्षता क्या रहती है, एम्पियर घन आवर में रहती है, या वाट आवर। क्या है, वाट आवर या फिर एम्पियर आवर। ठीक है, वाट आवर या फिर एम्पियर आवर में रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ फ्यूज वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल ऑफ रेडियस 2, ठीक है, mm, ब्लास्ट, क्या है, ब्लास्ट एट ए करंट 10 एम्पियर, व्हाट शुड बी द रेडियस फॉर इट टू ब्लास्ट, कितना दिया है, 80 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना हमें। ठीक है, तो 2 mm त्रिज्या के वृत्त प्रस्थ काट कितना है हमारे पास, कार का 10 एम्पियर की धारा पर ब्लास्ट करता है। लेकिन 80 एम्पियर पर ब्लास्ट होने के लिए कितनी त्रिज्या लानी चाहिए हमें। ठीक है, तो कितने लाने चाहिए हमें, तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। इसके थ्रू जो हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, बस रेडियस इसका कितना 2 दिया है। ठीक है, इसके लिए अब रेडियस निकालना है इसमें हमें। डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, डायमीटर तो डबल हो जाएगा रेडियस का। रेडियस बराबर क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो d/2 होता है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, दुगना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो करंट बराबर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे I1, तो यहाँ पे हम करंट ये वाला था। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखना, इसके थ्रू आप इसमें मान रखोगे तो यहाँ पर आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, तो 10 था हमारे पास, फिर 80 के लिए निकालना हमें यहाँ पे, और पहले कितना है, 4 है, उसके बाद हमारे पास निकालना है इसको सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड वाला निकालना है। तो देखिए इसका हमारे पास 4 का अगर आप इसको करोगे इसमें, ठीक है, 4 का क्या है, 1.5 करोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 8, और इसका गुना इधर और इसको इधर कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके पास निकल के आ जाएगा 64। कैसे आए, यहाँ पे निकलेंगे, यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, D2 3/2 लिख लो इसको, और यहाँ पे क्या है, 8 × 80/10, तो 10 से 10 और 8 8 64, तो ये 64 आ जाएगा। 64 तो हमारे पास क्या है, डी का माना है, रेडियस निकालना है हमें, तो रेडियस निकालने के लिए क्या होता है, हाफ होता है, तो इसको हम 64/10
क्या कर देंगे इसको, हाफ करो इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा, टोटल हमारे पास निकल क्या आ जाएगा, डायमीटर कितना आ जाएगा, देखो 64 इसमें है, तो यहाँ पर निकालोगे इसमें, तो यहाँ 3 है, ये किसका गुण आ रहा है, इसका। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2/3 3 से 3 काटेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 416 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16। तो रेडियस में हमारे पास हाफ कर दीजिए, ये वाला हमारे पास बाद में लगाना है, ये 64 से नहीं करना है, इसको पहले करना है, इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारे पास 16 में से, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआरसी, एचआरसी फ्यूज का क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एचआरसी, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी। तो हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी किसमें हमारे पास, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी ए वाला हमारे पास राइट है, ठीक है। उसको 66 किलो वोल्ट पर और 500 एमवीए तक होता है इसका यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस यूज इन हायर करंट कैरिंग कैपेसिटी हैविंग वन position of rest either open or close operated otherwise than by hand capable of, क्या है, capable of making carrying and breaking overload condition is called, क्या बोले हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से यांत्रिक स्विच डिवाइस का उपयोग क्या है, हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी में किया जाता है, ठीक है। बाकी की एक स्थिति या तो खुली या बंद हाथ से संचालित होती है, और ओवरलोड स्थिति को बनाने के बनाने ले जाने और तोड़ने में सक्षम होता है। तो कौन सा होता है भाई इसमें, ये हमारे पास रहेगा कॉन्टेक्टर है, क्या है, कॉन्टेक्टर यांत्रिक स्विच युक्ति का प्रयोग विद्युत सर्किट में ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है, क्या है, कॉन्टेक्टर का, ठीक है। जो रिले और कॉन्टेक्टर के बीच मूल अंतर है कि कॉन्टेक्टर का प्रयोग उच्च धारा वहन क्षमता वाले में उपयोग किया जाता है, जबकि रिले का प्रयोग लो करंट वाले में हम यूज किया जाता है, ठीक है। कॉन्टेक्टर का यूज सबसे अधिक कहां पर करते हैं, सामान्य तौर पर विद्युत मोटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और कॉन्टेक्टर कुछ एम्पियर से हजारों एम्पियर तक धाराओं का, जैसे 24 वोल्ट डीसी से हजारों वोल्ट तक की सीमा में उपयोग किया जाता है कॉन्टेक्टर। तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा हटके था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखते हम नेक्स्ट वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन करना है। द फ्यूज रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करंट, तो यहाँ पर क्या है, फ्यूज रेटिंग शर्त की व्याख्या करती है, रेटिंग धारा की शर्त की व्याख्या करती है। और स्टेटमेंट 2 क्या हमारे पास, द फ्यूज वायर इज डीसी सर्किट इज इंसर्टेड इन नेगेटिव सर्किट ओनली, तो डीसी सर्किट में क्या है, फ्यूज वायर को ऋणात्मक में कनेक्ट करते हैं, ये हमें बोला है, ठीक है। तो अब देखो दोनों सही है या फिर बोथ स्टेटमेंट आर इज फेल्स, दोनों गलत है, ये हमें सेकेंड ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं इसमें, तो देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फेल्स, तो ये बात सही है, क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो फ्यूज की रेटिंग जो धारा की शर्त को व्यक्त करता है वो बात सही है, ठीक है, ये सकते हैं, जबकि डीसी सर्किट में फ्यूज तार को ऋणात्मक सर्किट में कनेक्ट करता है, ये गलत है, क्योंकि हम फ्यूज को पॉजिटिव में करते हैं या फिर नेगेटिव, दोनों में कर सकते हैं। अब डीसी सर्किट में फ्यूज तार को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सर्किट में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, द टाइम टेकन फॉर फाइनल करंट टू बिकम जीरो फ्रॉम द फ्यूज कट ऑफ ए एचआरसी फ्यूज इज नॉन अस, तो एचआरसी फ्यूज के फ्यूज कट ऑफ से अंतिम धारा के शून्य होने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं, अंतिम धारा के, तो देखो तो आर्किंग टाइम बोलते हैं उसको, अंतिम धारा की बात कर रहा वो आर्किंग टाइम हो जाएगा, टाइम टेकन, और पहले हमारे पास प्री आर्किंग टाइम रहता है, ठीक है। और टोटल मिलाकर हमारे पास देखो, तो देखो यहाँ पर हम समझते पूरा के पूरा, देखो एचआरसी फ्यूज के फ्यूज कट ऑफ से, कट होने के ऑफ से क्या है, अंतिम धारा के शून्य होने में लगने वाले समय को आर्किंग करंट बोलते हैं, ठीक है। उससे पहले प्री आर्किंग टाइम रहता है, जो कि
एक फ्यूज तार को पिघलने से टूटने में लगने वाला समय हो जाएगा। ठीक है, लगने वाला समय हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद सेकंड वाला क्या, हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग टाइम कितना हो जाएगा। फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम उस समय के बीच का अंतर होता है जब फ्यूज में आर्क बुझ जाता है। ठीक है, तो टोटल मेल्टिंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम। ठीक है, कट ऑफ टाइम क्या होता है, फ्यूज वायर शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के कारण ज्यादा गर्म हो जाता है, तो फ्यूज मेल्ट होकर सर्किट ब्रेक हो जाता है। और सर्किट में ओवर करंट फ्लो होने तथा सर्किट को ब्रेक होने में लगा समय कट ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, ओवर करंट फ्लो होना और फिर सर्किट ब्रेक होना, तो टोटल दोनों को मिला के हमारे पास क्या हो रहा, ओवर करंट प्लस सर्किट ब्रेक होने का समय। ठीक है, तो ये हमारे पास कट ऑफ टाइम कहलाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइसोलेटर इन सबस्टेशन। ठीक है, सबस्टेशन में आइसोलेटर का उद्देश्य क्या है, तो इसको शॉर्ट सर्किट की स्थिति में डिस्कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, डिस्कनेक्ट इन केस ऑफ ब्रेक फंक्शन इन लोड, और सी वाला है डिस्कनेक्ट अंडर सर्ज टू ओवर वोल्टेज एंड डिस्कनेक्ट अंडर नो लोड कंडीशन फॉर सेफ्टी आइसोलेशन एंड मेंटेनेंस। तो हमारे पास ये आ जाएगा डी वाला, इसको हम नो लोड की कंडीशन में करते हैं और आइसोलेशन को मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आइसोलेटर का प्रयोग नो लोड की स्थिति में क्या करते हैं, हम इसको चालू बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फ्यूज इज शो इन द गिवन डायग्राम। हमारे पास डायग्राम दिया है और किस प्रकार का फ्यूज है ये हमें देखना है। ठीक है, किस प्रकार का फ्यूज है ये हमें देखना है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम, ठीक है, प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये आप इसको थोड़ा इसको पहचानोगे तो पहचान में आ जाएगा, इसके ऊपर लगाया गया है ये। ठीक है, तो जो हमारे पास खेतों में इसके आ जाता है, इस यहाँ से वाइंडिंग सॉरी वायर लगाई जाती है और ये कट ऑफ जैसे ऐसे प्लग में लगाया जाता है, तो ये रिवाइलेबल फ्यूज रहता है। ठीक है, कैसे है रिवाइलेबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं और खराब होने पे दूसरी वायर या फ्यूज उड़ने पे दूसरी वायर लगा के हम इसको रिटर्न में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास रिवाइलेबल फ्यूज को दिखाया गया है और रिवाइलेबल फ्यूज का हम 500 एम्पियर तक धारा के लिए बनाते हैं रिवाइलेबल फ्यूज। ठीक है, और ब्रेकिंग कैपेसिटी कम लगभग 400 से 4000 एम्पियर तक, 400 वोल्ट पर और 4000 एम्पियर तक होती है। और फ्यूज अवयव तीन और तार मतार का रहता है, तीन लेपित इसका कॉपर वायर का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ ट्री पोल विथ न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल, तो यहाँ पर ट्री पोल विथ न्यूट्रल, तो इसका फुल फॉर्म ये है हमारे पास। और एमसीबी मेन स्विच अवेलेबल इन द लोकल मार्केट क्या है, स्थानीय बाजार में उपलब्ध ट्रिपल फोर के साथ न्यूट्रल एमसीबी में मेन स्विच की उच्चतम रेटिंग क्या है, तो रेटिंग 63 एम्पियर शक्ति रहती है। कितनी रहती है, 63। तो जो हमारे पास स्थानीय बाजार है उसमें ट्रिपल पोल के साथ में रहती है। ठीक है, ट्रिपल पोल के साथ न्यूट्रल एमसीबी जो मेन स्विच की उच्चतम रेटिंग कितनी है, 63 एम्पियर। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या रहता है, फुल फॉर्म इसको मिनिमाइजर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म भी बहुत जगह पूछा गया है। ठीक है, इसका उपयोग सर्किट को शॉर्ट सर्किट दोष से बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट फाल्ट से में प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। आजकल इसका यूज फ्यूज के स्थान पर किया जा रहा है और घरेलू उपकरणों को जलने से रोकते हैं इससे। यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड, ठीक है, डायग्राम दिया है और इसका हमें निकालना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास, डायग्राम के थ्रू हमें पूछेगा कि क्या है, तो ये हमारे पास डबल ब्रेकर आइसोलेटर है। क्या है, डबल ब्रेकर आइसोलेटर है, तो इस बात को ध्यान रखना, क्या है, डबल ब्रेकर आइसोलेटर है। ठीक है, कौन सा है, ये हमारे पास सर्किट ब्रेकर का और ये फ्यूज का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू स्विच ऑफ एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट फॉर मेंटेनेंस द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एडॉप्टेड। रख रखाव के लिए स्विच ऑफ और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट के लिए निम्नलिखित क्रम अपनाया जाता है, निम्नलिखित क्रम अपनाया जाता है। ठीक है, तो ओपन द सर्किट ब्रेक क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ओपन द सर्किट ब्रेकर, ओपन द आइसोलेटर, ऑपरेट द अर्थ स्विच। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो दूसरा हमारे पास दिया है ओपन द अर्थ स्विच, ओपन द आइसोलेटर, ओपन द सर्किट ब्रेकर, नो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए वाला राइट रहेगा कि स्विच ऑफ
और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट के रख रखाव के लिए निम्न क्रम अपनाया जाता है। पहले सर्किट ब्रेकर को ओपन किया जाता, फिर आइसोलेटर को ओपन किया जाएगा, उसके बाद अर्थ स्विच को संचालित किया जाएगा। ठीक है, अर्थ स्विच को क्या किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, ओपन द सर्किट ब्रेकर, ओपन द आइसोलेटर, ऑपरेट द अर्थ स्विच। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रम यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज हैज ए हाईएस्ट रेटिंग। हाईएस्ट रेटिंग निम्न में से किस फ्यूज में उच्चतम रेटिंग होती है, तो यहाँ पर किस में रहेगी, तो देखिए पोल फ्यूज, सब सर्किट फ्यूज, मेन सर्किट फ्यूज और मीटर बोर्ड फ्यूज। तो ये हमारे पास पोल फ्यूज रहती है, उसकी ज्यादा रहती है। ठीक है, पोल फ्यूज की रेटिंग कितनी, 50 एम्पियर से ज्यादा रहेगी, सब सर्किट की 9, और मेन सर्किट की हमारे पास कितनी रहेगी, हमारे पास 15 से 50। देखो पोल की ज्यादा है, फिर मीटर की, और फिर आ जाएगी मेन सर्किट की, और फिर सब सर्किट के सबसे कम रहेगी। ठीक है, और पोल की ज्यादा रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्विच स्टेटमेंट। क्या है, निम्न में से कौन सा कथन स्विच के कथन के लिए सत्य है। ठीक है, स्विच के कथन के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो तो स्विच के कथन के लिए, तो इट इज ऑप्शन टू इंक्लूड द डिफेक्ट केस। क्या है, सत्य की बात करें, निम्न में कौन सा कथन स्विच के कथन के लिए सत्य है, कम से कम स्विच ब्लॉक में एक केस को सम्मिलित करना आवश्यक है। और यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, एक डिफॉल्ट केस को सम्मिलित करना वैकल्पिक है। और सी वाला है, एक स्विच के कथन के रूप में केस की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है जिसे सम्मिलित किया जा सके। तो बी वाला हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो देखो स्विच का उपयोग डिफॉल्ट यानी कि फॉल्ट की स्थिति में शामिल करना वैकल्पिक होता है। ये दिया गया बी वाला हमारे पास क्या है, सत्य है, फॉल्ट केस को सम्मिलित करना वैकल्पिक रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, रिवाइलेबल फ्यूज क्या होता है, तो ये व्युत्क्रम धारा के अभिलक्षण इन्वर्सली टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक और लीनियर टाइम करंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, इन्वर्सली टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक रहेगा उसमें, क्योंकि हमारे पास करंट बढ़ेगी तो उसके साथ साथ में वो जितना ज्यादा करंट बढ़ेगी उतनी जल्दी वो क्या होगी, ऑपरेट हो जाएगी। तो रिवाइलेबल फ्यूज क्या होता है, इन्वर्सली टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक रहता है। ठीक है, कार्य करता है। रिवाइलेबल फ्यूज को किट कैट के रूप में भी हम जानते हैं, रिवाइलेबल को किट कैट। जब भी करंट उसके क्या रहता है, पूर्ण निर्धारित मान से अधिक होता है। ठीक है, पूर्ण निर्धारित मान से अधिक होता है तो करंट का प्रवाह कुंडली को तापित करता है, मतलब जो वाइंडिंग है उसको क्या करेगा,